गुड इवनिंग बच्चों, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं इफ़ेक्ट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसके इंट्रोडक्शंस आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब अभी तो जो है रिकॉर्डिंग करने का टाइम मेरा तो अभी आज सुबह तो हो नहीं पाई, रात के 1 बज रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करिए ऐसे कंटिन्यू, इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से। जो भी डाउट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, लोगों की बातों को ना सुन करके जो तुम्हें अच्छा लगे, जो जिसमें काम करने में मज़ा आए वो आप करते रहिए। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो अब यहाँ पे है एक इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें हमारे पास है, पहला है आई स्टिक और पेंसिल हेड obliquely and partially immersed in water appears to be bent at the water surface। अब जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, एक है वाटर सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कह रहा है कि आई स्टिक और अ पेंसिल, यहाँ पे ये वाटर है। ठीक है, क्या है, वाटर। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पेंसिल रख दी ऐसे या कोई स्टिक रख दी सपोज। ठीक है, और थोड़ा लेंदी कर देते हैं, ये हमारे पास हो गई एक पेंसिल। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पेंसिल हो गई। अब हम क्या करें, अब देखो यहाँ पे कि मान लेते हैं हमारी आइज़ है यहाँ पे, प्यारी सी आँख। ठीक है, आई। अब क्या होता है कि जैसे ये मान लो इसको देख रहा है तो इसको ये क्या होगा, तिरछा यानी बेंड दिखेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, स्टिक और पेंसिल हेड ऑब्लिकली यानी तिरछी दिखेगी, एंड पार्टिली इमर्ज इन वाटर, जब वो वाटर में रखा गया, अपीयर्स टू बी बेंड एट द वाटर सरफेस। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं कोई पेंसिल है या कोई स्टिक है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए बी है। ठीक है, अब ये जब यहाँ से देखेगा तो अब क्या होगी, अब देखो कैसे इसको ऑब्लिकली दिखती है। अब यहाँ पे मान लेते हैं अब यहाँ से दो लाइट रेज भेजते हैं। ठीक है, यहाँ भाई सनलाइट रेज आएगी, इस पर रिफ्लेक्ट होके आँख में जाएगी, तभी तो इमेज बनेगा ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये लाइट रेज इधर गई। ठीक है, एक मिनट, ये यहाँ पे गई लाइट रेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है। कौन सी लाइन है, नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल N1 N2। ठीक है, अब ये नॉर्मल लाइन है। अब ये हमारा कौन सा मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो अब ये डेंसर मीडियम, तो लाइट रेज कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे नॉर्मल होगी। मैंने बताया था कभी भी अमीर आदमी गरीब आदमी के पास नहीं जाता, उससे दूर भागता है। तो जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे द नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवे द नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, ये फिर इसी से हम क्या करते हैं, अब यहीं से हमारे पास दूसरी लाइट रेज, मान लेते हैं ये सी पॉइंट है। अब यहीं से दूसरी लाइट एक रेज गई, ये भी नॉर्मल है यहाँ पे, ये ऐसे ना मान करके ऐसे ही मान लो, ये लाइट रेज गई। एक मिनट, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, और ये लाइट रेज है, तो अब ये अवे हो जाएगी नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। तो अब जब नॉर्मल से अवे हो गई, ये भी हम मान लेते हैं नॉर्मल एन डैश है। ठीक, अब क्या होगा, अब हमारी आंखें जो हैं अब क्या करेंगी, अब ये तो इधर कहीं मिल नहीं रही हैं, दूर, ये दूर दूर जा रही हैं। अब हमारी आंखें सीधा देखेंगी, तो इसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाएं, ठीक है,
तो ये यहाँ पे कहीं पे आके क्या होंगी, मिल जाएंगी, और यहीं ये पेंसिल इस तरह बेंड होती हुई दिख जाएगी, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, क्योंकि इसका इमेज ही क्या हो रहा है, यहीं पे फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, ये कैसा दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा और इरेक्ट दिखेगा। तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब देखो ये आपस में आगे मिलेंगे नहीं, इसको पीछे की ओर लेके गए तो यहाँ पे मिलेगा, और फिर ये बेंड होते हुए ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अगर इसमें एक बता दे रहे हैं लिखना और सब लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे when I stick or pencil immersed partially immersed in water, ठीक है, then pencil appears to be bent obliquely, ठीक है, वो हमें तिरछी हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अभी इसमें लिखेंगे ठीक है, हाउ, कैसे। अब देखो यहाँ पे तो क्या होता है कि अब यहाँ पे हम मान लेते हैं टू 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 कमिंग रेज टू कमिंग रेज टू कमिंग रेज अब कौन सी कमिंग रेज है, देखो ये आ रही है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी है ना, बी एन, इस पॉइंट को हम जी मान लेते हैं। ठीक है, बी जी एंड बी जी एंड बी सी लाइट रेज, ठीक है, बी जी एंड बी सी। ठीक है, तो टू कमिंग रेज बी जी, वही लाइट रेज है, याद रखना, बी जी एंड बी सी। ठीक है, एट पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी कहाँ से आ रही है, तो फ्रॉम वाटर, ठीक है, फ्रॉम वाटर, एंड एट पॉइंट जी एंड सी, ठीक है, एंड जी एट पॉइंट जी एंड सी, ठीक है, बेंड अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, ठीक है, अवे द नॉर्मल। अब नॉर्मल चली जाती हैं, ठीक है, अवे द नॉर्मल। अब जब ये नॉर्मल चली जाती हैं, देन फॉरवर्ड डायरेक्शन, then in forward direction no image formed। तो अब क्या करेंगे, then divergent rays meet या डाइवर्जेंट रे, ठीक है, प्रोजेक्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन, then virtual image will be formed, अब ये जो हमारा फॉर्म्ड है, इसको हम लिखते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है, ऑब्लिक्वली। ठीक है, अभी ये बस इतना ही लिखो, इसको नोट करो, फिर आगे बताएं।
चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर टू बी, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर, ठीक है, appears to be raised, appears to be raised, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखा हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। अब देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें मेले में, ठीक है, अब हमारा एक दोस्त था, मैं 12th में पढ़ रहा था, ठीक है, तो तभी वो क्या करता था कि देखो जैसे ये बाल्टी थी, वो मेले में लगाता था दुकान अपनी, तो ये बाल्टी है, ठीक है, मान लेते हैं ये बाल्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे क्या करता था, वो एक गिलास रखता था, ठीक, अब ये गिलास रखता था। अब यहाँ से कॉइन्स डालने के लिए बोलता था कि अगर एक कॉइन्स आपका 5 रुपए वाला इस गिलास में गिर गया, आपको 10 रुपए देंगे, ठीक है। तो वो ऐसे प्रॉपर बार डालता था, लेकिन अब ये जो ग्लास है इसकी एक्चुअल हाइट इसको यहाँ पे दिखेगी, ये यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं दिख पाएगी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो अब वो क्या होता है कि जब ये कोशिश करता है डालने की तो एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ पाता, वो सोचता है यहाँ पे आएगा और ये स्लाइस होके यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इधर डिस्टरबेंस उसको क्रिएट करता था। तो वही चीज़ है जो एक्चुअल में जो जहाँ पे रखा हुआ गिलास वो नहीं दिखाई देता, तो इससे वो अपना कमा लेता था अच्छा खासा, ठीक है। चलो अब इसको हम बताते हैं कैसे क्या है कॉन्सेप्ट इसमें। तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी, ठीक है, रेस्ड। अब जैसे मान लेते हैं कि हाँ, अब इसमें देखो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, सिर्फ डायग्राम समझाऊंगा। एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है। अब यहाँ पे हमारे पास एक जगह रख कोई स्लैब है, मान लेते हैं ग्लास कुछ भी। अब यहाँ पे एक कॉइन्स रखा हुआ है, ठीक है, सिक्का, ये क्या है, कॉइन, ठीक है, ये कॉइन रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक तो पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है। तो ये कौन सा मीडियम होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये हमारे पास क्या, ये वाटर है और ये एयर है, तो ये कौन सा मीडियम हुआ, रेरर, ये कौन सा मीडियम हुआ, डेंसर। जैसे अगर ग्लास और वाटर ले लें तो ग्लास डेंसर जाएगा, वाटर रेरर जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे समझना कि जैसे अभी समझ लो, अभी वाटर भर दिया, अगर मैं वाटर ना भरूँ, यहाँ पे पानी ना डालूँ, ठीक है, अभी मैं पानी ना डालूँ सपोज, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एयर हो, सिर्फ क्या हो, एयर हो, तो अब ये तो पूरा मीडियम होमोजीनियस है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि देख रहा है, ठीक है, तो ये अब यहाँ से डायरेक्ट लाइट रेज जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे जाएगी डायरेक्ट लाइट रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेंस के बाद, रिफ्लेक्टेड के बाद वो डायरेक्ट लाइट रेज जाएगी, तो इसका इमेज ये अच्छे से फॉर्म कर जाएगा, बन जाएगा, और इसको एक्चुअल पोजीशन पे ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेज ऑफ लाइट गोज टू स्ट्रेट, ठीक है।
वो इमेज का फॉर्मेशन आसानी से बन जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अगर हम बात कर लें, यहीं पे अगर पानी डाल दें इसमें, ठीक है, अब यहाँ पे हमने पानी भर दिया, ठीक है, कंटेनर विदाउट वाटर, और यहाँ पे कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। अब यहाँ पे देखो मैंने कॉइन रखा हुआ है, ध्यान समझना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉइन है, ठीक। अब ये है हमारा डेंसर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम और ये है रेरर मीडियम। अब यहाँ पे कोई देख रहा है सपोज, ठीक है, कोई अब यहाँ पे देख रहा है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, लाइट रेज यहाँ से जाएगी, मान लेते हैं 2 लाइट रेज गई यहाँ पे, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो अब देखो डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो क्या होगी, अवे नॉर्मल, डेंसर से रेयर में अवे नॉर्मल, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल से दूर भागेगी। अब ये ऐसे जा रही, लेकिन हम तो स्ट्रेट वे में देखेंगे, ठीक है। तो जब स्ट्रेट वे में देखेंगे तो अब ये क्या होगा, जब ये देखेगा लाइट रेज को, ठीक है, अब ये डाइवर्ज दूर दूर चली जाएंगी आपस में, ठीक है। तो अब इसको लेकिन जब हम इधर की ओर अपीयर करवाएंगे, और ये भी हम बैकवर्ड की ओर ले आएंगे, पीछे अपीयर करवाएंगे, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यही मीट कर जाएंगे और इसको लगेगा कॉइन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तब यहीं पे इसका वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअल पोजीशन से ये यहाँ पे दिखता है, इसकी थोड़ा सा अप हो करके, वही चीज़ लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेस्ड। डायग्राम बनाओ फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब ये जो रिफ्रैक्टेड रेट है बैकवर्ड डायरेक्शन में लाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें देखना है थर्ड, ठीक है। देखो पूल ऑफ वाटर a pool of water appears to be less deep, ठीक है, it's actual less deep than it actual is, it then it actual is, ठीक है। तो एक पूल और जो होता है, मतलब तालाब या स्विमिंग पूल भी देखो तो उसमें हाइट लिखी होती है कि ये इतना सेंटीमीटर या इतना सेंटीमीटर ही गहरा है, मीटर गहरा है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो उसमें पहले से चीज़ें लिखी होती, स्केलिंग की गई होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो उसको लगेगा कि जो फर्श है वो और ऊपर है और वो कूद जाएगा तो वो डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जब कभी जाओ तो उसकी मैपिंग पहले कर लो कि मेरे हाइट से बराबर में है या कितना कम है, तभी आप उसमें स्विम करो, ठीक है। तो अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप दैन इट एक्चुअल इज, ठीक है। तो अगर हम इस पे देखेंगे तो जैसे मान लेते हैं ये है पूल, ठीक है, ये क्या है, पूल। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है अच्छे से, ठीक है।
अब कोई व्यक्ति यहाँ पे है, वो देख रहा है, ठीक, अब देख रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लाइट रेज जाएगी, ठीक, अब ये हमारे पास इसका लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ से लाइट रेज जाएगी, एक लाइट रेज यहाँ से जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करें, ठीक है, तो जब डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, जब डेंसर से क्या होगी, रेयर में जाएगी, ठीक है, तो जब डेंसर, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है और ये भी हमारे पास क्या है, नॉर्मल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो पहले इसमें, अब ये क्या हो जाएगी, अवे नॉर्मल, ये क्या हो जाएगी, अवे नॉर्मल। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो अभी सपोज दैट देख रहा है, ठीक है, ठीक। तो अब ये क्या होगा यहाँ पे, वो तो अपना सीधा ही देखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये आगे मीट नहीं करेंगे, लेकिन जब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर मिलाओगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना था, चलो कोई बात नहीं। तो अब जब इसको बैकवर्ड की ओर मिलाओगे, इसको भी जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको बैकवर्ड की ओर मिलाओगे, तो ये यहाँ पे मिलेगा। तो ये इसकी देखो एक्चुअल हाइट हमारी ये है हमारी एक्चुअल हाइट। तो ये जो हमारी आई, ये वाली, ये क्या है, वर्चुअल हाइट। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसको लिखना होगा, लिख ले, डायग्राम बना पहले। ठीक है, 3 हो गया, बस 3 समझा दे रहे हैं, और एक होता है, ठीक है। अगर हम चौथे की बात करें, तो चौथा क्या है कि जैसे अगर हमारे पास व्हेन व्हेन आ थिक ग्लास स्लैब, व्हेन आ थिक ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर अ प्रिंटेड राइट, प्रिंटेड, ठीक है, प्रिंटेड पेपर, देन लेटर्स shows raised अप, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें देखेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ऊपर हुआ, उठा हुआ देखेगा। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है स्टार, ठीक है, तो ये ए आर यहाँ पे रहेगा और ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये थोड़ा हटके यहाँ ऐसे दिखेगा स्टार, ठीक है। अभी जैसे हम दिखा रहे हैं, एक मिनट रुको, होगा हमारे पास, ठीक है, जैसे ये देखो, अभी क्या है, ये देखो, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, रेज्ड, ठीक है, तो इसी का वजन है, रिफ्रैक्शन का ही है, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था ना, उसी से रिलेटेड। अभी मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा यहाँ पे उससे रिलेटेड, कि इमरजेंस एंगल और इंसिडेंस एंगल कैसे इक्वल होता है, ठीक है, ये, ठीक है। अब एक और है, एक और लिख लो, द स्टार
appears twinkle the stars appears twinkle on a clear night. ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो स्टार्स होते हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं रात में, साफ जब क्लियर नाइट होता है तो कैसे। अभी जैसे क्या होता है, ये मान लेते हैं स्टार है, यहाँ पे कई सारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, राइट। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लो सपोज ये खड़ा हुआ है, ठीक है। एक मिनट इस साइड से खड़ा करते हैं उसको ना, ये ऊपर की ओर देख रहा है ना, अब ये ऊपर की ओर देख रहा है। तो अब देखो यहाँ से तो लाइट रेज आएंगी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कई सारी लाइट रेज आएंगी। अब यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल है, तो ये हमारे देखो ऊपर जो होती है सन हमारा वो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये सन होता है, तो यहाँ की जो एयर होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। तो ये कंपैरिजन रेयर बन जाएगा और ये कंपैरिजन डेंसर बन जाएगा। फिर आगे केस में ये रेयर बन जाएगा और ये डेंसर बन जाएगा। तो क्या होती है कि लाइट रेज रेयर से डेंसर में जाएंगी तो क्या होंगी, रेयर से डेंसर में जाएंगी, ठीक है। तो अवे नॉर्मल हो जाएंगी, यहाँ भी अवे नॉर्मल हो जाएंगी, फिर ऐसे अवे नॉर्मल में हो जाएंगी, यहाँ भी क्या हो जाएंगी, अवे नॉर्मल हो जाएंगी। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, डेंसर रेयर, तो कभी उसको दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उसको ट्विंकलिंग करता हुआ स्टार दिखता है, ठीक है। बस यही है, यहाँ पे इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। बस इतना नोट करो, फिर आगे बताएं। अब हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो कुछ छोटा तो नहीं, देखो पहले इसमें हमें क्या करना होगा। देखो अब यहाँ पे हम मानते हैं कि ये हमारे पास या फिर ऐसे ले लो सिंपल सा, ये ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं इसको ग्लास, ठीक है। ये एयर है और ये क्या है, ग्लास, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास है नॉर्मल, ठीक है, ये एन डैश। अब जब लाइट रेज आती है, हमने पहले से ही पढ़ा है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गिरेगा, तो ये होता है हमारे पास एंगल आर, ठीक है। ये होता है एंगल आर। अब यहाँ से क्या होगी, नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है, तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या होती है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये हमारे पास रेयरर मीडियम है और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि, देखना ज़रा ध्यान से, हाँ, कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, द इंसिडेंट रे, उसके बाद ये नॉर्मल लाइन, नॉर्मल रे एंड पॉइंट ऑफ, ठीक है, एंड नॉर्म द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और एक, हाँ, तो जो इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल रे हो गई, और एंड रिफ्रैक्टेड और कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद एंड पॉइंट ऑफ, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, मतलब कि वो सेम प्लेन में क्या कही जाती हैं, लाइज की जाती हैं, ठीक है। यानी कि देखो, ये यहाँ भी लाइज, ये लाइज सेम प्लेन पे क्या हो रही हैं, फाइंड आउट मिल जा रही हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर हम बात करें सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन shows relation between angle of incidence, angle of incidence and angle of refracted, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन दिखाता है। तो दिस रिलेशन was discovered by स्नेल्स, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था, स्नेल्स ने डिस्कवर किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इन 1621, 1621 में, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन is called Snell's law, स्नेल्स लॉ, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे का डेरिवेशन टाइप का उसको बताओ। ठीक है, चलो, अब हमें ये हो गया ना, ठीक है। अब इसका हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ हमें देखनी है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना कि सेकेंड लॉ में क्या कहा है फिर उन्होंने। तो स्नेल्स लॉ क्या था, उन्होंने क्या कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction, angle of incidence and sine of angle of refraction, the ratio of is constant, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि जो हमारे पास रेशियो आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ठीक है, टू द साइन, ठीक है, टू द साइन ऑफ, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम दिया होगा उसका। तो इन्होंने क्या कहा, देखना जरा ध्यान से, कि जो हमारे पास साइन आई होगा और जो हमारे पास साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यही कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये मान लेते हैं मीडियम क्या है, फर्स्ट, और ये मीडियम क्या है, सेकंड। तो रिफ्रैक्ट यहाँ ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं 1 म्यू 2, ठीक है, या फिर इसको हम कहीं लिखेंगे n/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इतने तरीके से लिखा जा सकता है। तो बस यही याद रखो 1 या 2, तो म्यू से भी लिख सकते हैं, जैसे भी हो। अब यही कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसको हम यन भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे ही लिखो। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू यन, ये हो गया, ठीक है। या फिर इसको 1n/2, इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे, इफ v1 and v2 velocity of medium first and second रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, 1n/2 इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू v1/v2, ठीक है, ये हो गया v1/v2। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 अपान में n1 इक्वल टू साइन आई अपान में साइन
आर इक्वल टू V1 अपान में V2। ये रिलेशन याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ नोट पॉइंट निकल के आ रहा है। वो नोट पॉइंट क्या है कि देखो जब हमारे पास वेलोसिटी पहले की बढ़ेगी, वो कब बढ़ेगी, जब हमारे पास इंसिडेंस एंगल डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे V1 V2 से कब ज़्यादा होगा, व्हेन I इज ग्रेटर देन R, ठीक है। अब यहाँ पे V2 V1 से कब ज़्यादा होगा, व्हेन R इज ग्रेटर देन I। इसको नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से, फिर आगे बढ़े, ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़े। इंक डालने खत्म हो गया है। ठीक है, नोट हो गया। चलो अब देखो हमारे ये हो गया, बस यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखो, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, व्हेन लाइट रेज गोइंग टू फ्रॉम गोइंग टू यानी कि अदर देन एयर, गोइंग टू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तब, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास अगर मान लेते हैं वाटर हो गया और ये क्या हो गया, ग्लास हो गया, तब यहाँ पे हम इसको बोलेंगे क्या, तब बोलेंगे ऐसे WNG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि हम अलग लिख दूँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि यहाँ पे जो, ठीक है, तो ये होता है मतलब कि यहाँ पे जो एयर है वो पहला मीडियम नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, हो गया, चलो।
ठीक है। अब है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑब्सोल्यूट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, व्हेन लाइट रेज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू another medium is called absolute, यानी कि पहला मीडियम वैक्यूम, दूसरा मीडियम कुछ भी हो, ठीक है, या वैक्यूम हो या फिर एयर हो, तो मीडियम इज कॉल्ड absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। जैसे पहला एयर हो, पहला मीडियम, और दूसरा मीडियम क्या हो, वाटर हो, तब हम कहेंगे क्या, ANW। ठीक है, ये चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। इतना नोट को फिर आगे बढ़ें। ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान दे दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला N=C/V होता है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है, इसको भी ध्यान दे देना। क्या होगा, C हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ठीक है, लेकिन ये V क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम है, ये ध्यान देना जरूर। ठीक है, हो गया। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और है, ये नोट कर लिए, जल्दी नोट करो जल्दी। ठीक, चलो अब जैसे हमारे पास देखो, यहाँ भी एयर है, यहाँ ग्लास है, और यहाँ क्या है, एयर है। ठीक है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू, तो यहाँ पे हेडिंग क्या रहेगी, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ ध्यान दो कि ये नॉर्मल लाइन, ठीक है, अब लाइट रे जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर यहाँ से ये लाइट रेज क्या हो जाएगी, अवे, क्योंकि अब डेंसर से रेयर में जा रही है। तो यहाँ मान लेते हैं ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये वाला एंगल क्या, R1 रिफ्रैक्टेड एंगल। अब जो R1 यही है, यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी बनेगा हमारा क्या, एंगल R1। यहाँ पे मान लेते हैं, अब ये इंसिडेंस का हो रहेगा तो R1, लेकिन हम इसको मान लेते हैं इंसिडेंस एंगल I2, और ये हमारे पास है इमर्जेंट एंगल R2। ठीक है, और हमने बताया था कि अब हमें प्रूव करना है, प्रूव कर लेते हैं
कि एंगल I1 इक्वल टू एंगल R2, यानी कि इंसिडेंस एंगल इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। ठीक है, इमर्जेंट एंगल। अब ये कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से कि जैसे मान लेते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ साइन रूल लगाएं, ठीक है, सेकेंड लॉ लगाएं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर सेकेंड लॉ लगाएं तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ANG, तो ANG तो क्या हो जाएगा, साइन I1 अपान में साइन R1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। ठीक है, अगर अब यहाँ से फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मानेंगे GNA अगर लिखे हैं, क्योंकि अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ग्लास एयर में, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो क्या हो जाएगा, अब इसके लिए ये हो जाएगा I2, तो साइन I2 अपान में क्या हो जाएगा, साइन R2। ठीक है, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक चीज़ ये भी ध्यान दो कि जो ANG है वो हमारा जस्ट उल्टा होता है डिवाइड में GNA के। ठीक है, ये हम बताएंगे, अभी इसका डिराइव करवा देते हैं। तो अब यानी कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखो, तो ANG की वैल्यू हमारे पास क्या है, ANG की वैल्यू क्या है, साइन I1 और यहाँ पे क्या है, साइन R1। अगर मैं यहाँ पे GNA की वैल्यू लिखूँ तो साइन I2 अपान में साइन R2। ठीक है, इसका अपना अपान नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा साइन I1 साइन R1 इक्वल टू साइन R2 अपान में साइन I2। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताएं। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पे हमें पता है क्या कि यहाँ से देखो R1 हमारा यहाँ पे R1 I2 के बराबर है। R1 बराबर है किसके, I2 के, किस रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा साइन I1 अपान में साइन R1 और यहाँ पे बन जाएगा साइन R2 अपान में साइन I2 को हम लिख सकते हैं क्या, R1, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा साइन I1 इक्वल टू साइन R2। अगर कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो I1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, R2। ठीक है, ये होगा, नोट करो जल्दी से। ठीक, चलो इरेज कर रहे हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन 1n2 और 2n1। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था ये रिलेशन, तो देखो क्या है कि अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो रिलेशन की, तो अगर हम इसको दोनों को देखें क्या है, 1 and 2 और मल्टीप्लाई कराएं 2n1 का, ठीक है, तो क्या बनेगा, अभी देखो हम इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ यहाँ पे कि 1n2 इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी पहले मीडियम की अपान सेकंड, वैसे अगर यहाँ पे 2n1 लिखें
तो वेलोसिटी सेकंड मीडियम की अपान में फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा v1 अपान v2 मल्टीप्लाई v2 अपान में v1, ये कैंसिल, तो 1 and 2 इस मल्टीप्लाई 2n1 इक्वल टू 1। तो अब अगर मुझे किसी एक का ही निकालना है, जैसे 2n1 निकालना है, अगर ये दिया गया है तो ये अपान में चला जाएगा, तो ये वैल्यू हमें आ जाएगी, ठीक है। या फिर 1n2 निकालना है तो 1 अपान 2n1 हो जाएगा, जस्ट उसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 2n1 निकालना है तो 1n2 को 1 से अपान कर दोगे तो 2n1 निकल जाएगा, अगर ये दिया गया है, ठीक है। नोट करो पहले इसको। तो ठीक है बच्चों, बस आज तक ही ना, कल हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग क्लास कंटिन्यू देखिएगा, अच्छा लगे ठीक है तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। चलो फिर ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो मेहनत से, और किसी पे कोई मत ध्यान दो, शांति से अपने काम को पढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, ठीक है। मेहनत करते रहो, काम काम काम, अच्छा लगने लगेगा आपको, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।